गुड मॉर्निंग। ज्वाइन हो गए सारे? हो जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। तो हमने इससे पहले जब क्लास लिए थे, जब हम इससे पहले पढ़ रहे थे, तो हम पूरा जो 10 का कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कर दिया था हमने। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें 11th की शुरुआत कर रहे हैं। आपने बोर्ड की एग्ज़ाम तो दे दी, पास आउट हो गए थे। ठीक है। तो अब हमें 11th का फर्स्ट टॉपिक शुरू करना है। ठीक है। आप मान लो उसे ब्रिज कोर्स या फिर जो भी हो। ठीक है। सर बता रहे थे कि आप सारे पूरा अच्छे से कवर कर लिए, तो हम आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। आप जो केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। कौन सा है? केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये फर्स्ट टॉपिक है क्लास 11 का। ठीक है। अब देखो हमें पढ़ना क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप में से जो स्टेट बोर्ड से आए थे 10th से, या कोई सीबीएसई एनसीईआरटी, सीबीएसई एनसीईआरटी या आईसीएसई जो भी बोर्ड से आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हुआ है ना बेटा पास में, वो सारी चीज़ें भूल जानी है। मतलब केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं भूलना है कि आप किसी बोर्ड से हो, इस बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, सारी चीज़ें भूल जानी है और हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री यानी कि क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। जो साइंस के ब्रांच होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप इनिशियल लेवल पे देख रहे हैं तो उसमें से एक है केमिस्ट्री। क्या बताता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दी which deals with the study of composition, properties and स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्या क्या स्टडी कर रहे हैं? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये जो तीनों, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, ये जो जहां पे स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को कहा जाता है केमिस्ट्री। ठीक है। अब जब आप नीट या आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो इनिशियल लेवल पे, तो आपको होती है केमिस्ट्री 3 पार्ट में। ठीक है। केमिस्ट्री कितने होते हैं? 3 पार्ट में। अब कौन से कैसे क्यों देखते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है आप हमारा। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके अलावा जब आप नीट के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, नीट के लिए एमबीबीएस के लिए जाते हो, या कोई कई अलग अलग डिफरेंट फील्ड में जा रहा है, तो अगर जो बायो फील्ड में जा रहा है उन स्टूडेंट के लिए होगा बायोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्री। ये होता है बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा और एक होता है पॉलीमर केमिस्ट्री। अगर कोई नीट या मेडिकल फील्ड में जा रहा है तो उनके लिए होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। कोई इंडस्ट्री में जॉब करना चाह रहा है तो उनके लिए होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ये सारे केमिस्ट्री के। अब इसमें से हमें ना पहले 3 पढ़ने, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। जो स्टार्ट किया हमने फिजिकल। ठीक है। क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक फिजिकल, जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट नोट करना है, क्योंकि बाद में आपके पास रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आप वहां से देख सकते हो या पॉज करके देख सकते हो बाद में। ठीक है। तो अब ना पहले आपका काम है कि पहले समझ लो सारी चीजें कैसे वर्क करती है, कैसे कंसेप्चुअल। अब हम इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
कौन से देखिए अब इस ये जो टॉपिक है कौन सा है, मोल कॉन्सेप्ट्स एंड स्टिचोमेट्री है या बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एक ही टॉपिक है, ठीक है। नाम कुछ भी दे दो, कंटेंट नहीं बदलना चाहिए। सबसे पहले होगा इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकेंड मास, अब कौन सा मास कैसे, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये भी आ जाएगा ना, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने लॉ आते हैं? सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या बताता है कि कोई भी हम जो इनवर्स में कोई भी सब्सटेंस है उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, टोटल इक्वल होगा। ये किसका मानना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज गिवन बाय एंटोनी लेवाइजर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, it is given by Joseph Proust. Third, law of multiple proportion. Fourth, law, it is given by John Dalton, law of reciprocal proportion. It is given by Richter. 5, Gay-Lussac law, Gay-Lussac law of combining volume, and 6, Avogadro's law या Avogadro's हाइपोथेसिस। अब देखो बड़े सिंपल है ये, कि समझ लो कि क्या मानना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज गिवन बाय एंटोनी लेवाइजर, यानी अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवाइजर मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज या इन ए केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, ठीक है। एंड टोटल जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल होगा, ठीक है। कैसे हम विथ एग्जांपल समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि पूरे टॉपिक में होने का वाला है। सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट का मानना है कि अगर आप देखो कि क्या कर रहे हो, कोई भी एक कंपाउंड बना रहे हो, जैसे कि हम बना दे अब यहाँ पे H2O, अब H2O ले रहे हो तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो 1:8 रहेगा, यानी कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशो में कंबाइन होंगे तब जाके बनाएगा वाटर ही बनाएगा, ठीक है। ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन क्या है? सेम एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो एक H2O बनाएगा और एक H2O2 बनाएगा। H2O में रेशो होगा 1:8, H2O2 में होगा 1:16। द मास ऑफ हाइड्रोजन इज कांस्टेंट इन बोथ कंपाउंड एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज सिंपल मल्टीपल रेशो। अगर आप H2O में ले रहे हो तो 8 और H2O2 में होगा 16। तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ले रहे हैं लेकिन मास का मल्टीपल क्या कर रहे हैं? मास का मल्टीपल रेशो ले रहे हैं। यहां पे कितना लिया था? 1:8, यहां पे 1:16, टू डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म हो गए, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताया कि 3 एलिमेंट ले लो, 3 का कंपाउंड बनाओ, 3 डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे जिसमें हर एक का रेशो डिफरेंट होगा। कैसे देखते हैं? गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलेगा कि जिस रेशो में कंबाइन हो रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उनका एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस या अवोगाड्रोस लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल
गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मास। ठीक है, मास होते 3 टाइप के, समझ लो। मास कितने टाइप के? 3 टाइप के मान लिया। पहले मॉलिक्यूलर मास। या अगर हम एटम ले रहे हैं, ये एटम और मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा। 2 टाइप के मान लेते हैं। पहले एटॉमिक और सेकेंड मॉलिक्यूलर। ठीक है, अगर एटॉमिक मास ले रहे तो ग्राम में ले ले तो ग्राम एटॉमिक मास GAM, यही ग्राम में ले लो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें एवरेज निकाल रहे तो एवरेज एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल का निकाल रहे तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, यही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मोल। हो गया 1 मोल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन यानी कि रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है, मोलरिटी नॉर्मलिटी कैसे आएगी, कितना रिएक्टेंट कितने रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीजें यहां पे आती है। फर्स्ट लॉ ले लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट क्या ले लिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज गिवन बाय, ये किसने दिया है? इट इज गिवन बाय एंटोनी लेवाइजर। किसने दिया है? एंटोनी लेवाइजर। अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवाइजर, द मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? इट स्टेट्स दैट मैटर नाइदर क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction। यानी कि केमिकल रिएक्शन में मैटर ना क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। फिर क्या होता है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the total mass of product। क्या होगा? total mass of reactant is equal to the total mass of product। दोनों सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर अगर हम एग्जांपल ले लें, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे वर्क कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा। कैल्शियम का कितना? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, टोटल कितना हो गया? कैलकुलेट करो। वेरी गुड, 100 आ रहा है? आ गया। कितना आ गया? 100। मास ऑफ रिएक्टेंट आ गया 100। चलो मास ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा? 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 32, तो टोटल कितना हो गया? 100। देयरफॉर मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of product, hence the law of conservation of mass is proved। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, एटम का ब्रेकडाउन हो या एटम एडिशन हो जाए, टोटल रिएक्टेंट के मास के बराबर प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप बोलोगे कि सर ना अपना ये नहीं, आप H2O बना के दिखाओ। ठीक है, देखते हैं H2O बना के। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन
2 फॉर्म H2। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 ले लिया है, यहाँ पे 2 H2O हो गया। तो हाइड्रोजन कितने टोटल? 4 हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 4 मास ऑफ रिएक्टेंट, प्लस ऑक्सीजन कितने? 2, तो 2 इंटू 16, टोटल कितना हो गया? 4 प्लस 32 कितना हो गया? देखो फास्ट करो कैलकुलेशन, यहाँ पे 32 प्लस 4 कितना हो गया? 36, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया? 36। तो अब देखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू 2 हाइड्रोजन कितने? 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 4, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 36। देयरफॉर द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। बट बच्चों अब ध्यान देना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉ नोट लिखना है, नोट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना एक जगह पे वर्क नहीं करता है। कहां पे? गेम खेलते हो ना? हाँ, अब देखो कहां पे नहीं करता है। दिस लॉ is not good holds for न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ वेट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? लॉस ऑफ वेट। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन ना 2 टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियर फिशन यानी ब्रेकडाउन होना, एक न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि जोड़ना। अब यहां पे क्या होता है कि वेट लॉस हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सही नहीं होता है। किसके लिए? फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ऑल अदर रिएक्शंस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो न्यू स्टूडेंट होंगे शायद आपको ना थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही होगी, आप ट्राई करना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप क्लास के बाद आप कॉल वगैरह कर सकते हो, आपके पास तो नंबर है, ग्रुप में शेयर किया गया है। ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि सर ऑनलाइन है वहाँ से हम क्या पूछे, आप ये नहीं। ठीक है, संडे के दिन तो हम मिल ही जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, चलो अब देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये किसने दिया था? इट इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया है? जोसेफ प्राउस्ट। अब देखो जोसेफ प्राउस्ट का मानना क्या है, देखो आपको डेफिनाइट प्रोपोर्शन या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, अब आपको एक्यूरेट आ जाएगा। इसे अल्टरनेट नेम होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब बोलोगे हाँ सर अब समझ में आ रहा है, कांस्टेंट यानी फिक्स, डेफिनेट यानी कि भी फिक्स। ठीक है, आप समझने के लिए बोल सकते हो लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कैसे? इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड या प्योर केमिकल सब्सटेंसेस, क्या ले? इट स्टेट्स दैट प्योर केमिकल सब्सटेंसेस combined together in definite proportion by their mass। देखो क्या बोल रहा है ये कि एक प्योर सब्सटेंस ले लो कोई भी, उस प्योर सब्सटेंस में
जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट कंबाइन हुए वो उस रिएक्टेंट का मास एक कांस्टेंट होगा, एक डेफिनेट होगा। ठीक है, सोर्सेस चाहे कोई भी हो, किस कंडीशन में बना है वो मैटर नहीं करता है। अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो मास रेशो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ या वेपराइजेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, किससे मिल रहा है? सी वाटर से। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा वाटर का हमें? H2O। इन H2O द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कितना रहेगा? 1:8। ठीक है, अब यही वाटर देखो, वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म H2O। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करने के लिए हाफ O2 ले लिया। ठीक, ये सही रहेगा। अब यहां पे H2O देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं? H2O देख रहे हो तो हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का 16, रेशो क्या गया? 1:8। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो चाहे आप सी वाटर से ऑब्टेन करो या यहां से ऑब्टेन करो, क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, नहीं सर हमें ना कुछ अलग रिएक्शन लेनी है, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो मनमर्जी चाहे ले लो, ये प्योर होना चाहिए। ठीक है, प्योर है तो ये रेशो रहेगा। अब ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपने रिएक्शन की है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH के साथ कंबाइन किया है, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, OH के साथ कंबाइन हो गया, ये NaCl प्लस H2O बना। चाहे एसिड से बना हो वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? चाहे एसिड बेस की रिएक्शन से बना हो, ये होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमें जो वाटर मिल रहा है उस वाटर का रेशो होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो होगा 1:8। ठीक है, ये हो गया वाटर के केस में। चलो हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड when lime is combined with carbon dioxide to form CaCO3। ठीक है, क्या बन रहा है? CaCO3। यहां में इसे उल्टी रिएक्शन लिख दे, थोड़ा सा रिवर्स लिख दे, क्योंकि CaCO3 का हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। हम ले रहे कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का देखो एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना आ गया? 16 × 2 32। तो 12:32 कितना हो गया? रेशो कितना आएगा? देखो करा रहे सॉल्व, कितना आ गया? 3:8। 3:8। तो जब आप आ गया? ओके, तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कर रहा है, ये बन रहा है। या आप ऐसे कर दो, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। इन CO2 द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 3:8। यानी कि जब भी आप कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 रेशो में कंबाइन करते हो, तब जाके क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ठीक है, चाहे सोर्सेस जो भी हो, जो कंपाउंड बन रहा है प्योर सब्सटेंस है तो प्योर सब्सटेंस में रेशो सेम रहेगा। यही बता रहा है, प्योर केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर मास टू फॉर्म न्यू प्योर सब्सटेंसेस, नया बनेगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट इज गिवन बाय हमारे सबके जाने पहचाने जॉन डाल्टन। किसने दिया है?
जॉन डाल्टन। देखो ना, जहां पे भी जाओ जॉन डाल्टन भाई साहब बीच में घुस आते हैं, हर जगह पे कहीं पे भी जाओ जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन, आ गया जॉन डाल्टन, ले लो अब जॉन डाल्टन को। अब ये जॉन डाल्टन क्या बोलता है, पहले हम विथ एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड, सही है, H2O एंड H2O2, ये फॉर्म हो गया, इन विच द रेशियो ऑफ वन एलिमेंट इज कांस्टेंट। रेशियो निकाल लिया पहले, H2O में कितना 1:8 1:16। द रेशियो द मास ऑफ वन एलिमेंट इज mass ratio of one element is constant and the mass ratio of another element is in simple multiple ratio। क्या बता रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बता रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि टू एलिमेंट ले लो, दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जिनमें एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होगा और दूसरे एलिमेंट का मास मल्टीपल रेशो में होगा। अब यहां पे 8 है तो यहां पे कितना हो गया 16, ये कितना हो रहा है 8 का डबल हो रहा है, लगभग सिंपल मल्टीपल रेशो में आ रहा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है, यही टू एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर to form two or more than two different compound, more than two different compound in which the mass ratio of one element is constant, ठीक है, which combine with किसे कंबाइन, द मास रेशियो ऑफ वन एलिमेंट इज कांस्टेंट एंड विच कंबाइन विथ कैंसिल कर दो, एंड मास रेशियो ऑफ अनदर एलिमेंट is in simple multiple ratio। यानी कि एक एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है वो दूसरे एलिमेंट के साथ एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, H2O बनेगा, यहाँ पे H2O2 बनेगा, दोनों का सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड देखते हैं, जब कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तब जाके दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और सेकंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में रेशियो क्या होगा 1:12:16, यहां पे क्या होगा 12:32। तो फाइनल क्या आ गया, यहां पे क्या आएगा 3:4 और यहां पे कितना आया 3:8। द मास ऑफ कार्बन इज कांस्टेंट इन बोथ ऑफ दिस कंपाउंड, दिखाई दे रहा है, दोनों कंपाउंड में कार्बन का मास कांस्टेंट है, एंड द मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज वेरिएबल। कितना वेरिएबल, सिंपल मल्टीपल रेशियो में 4 है तो यहां पे 8 हो रहा है, थोड़ा सा मल्टीपल रेशियो में वेरी कर रहा है, ये चेंज हो रहा है। ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी कि सिंपल क्या बता रहा है, दो एलिमेंट ले लो, कंबाइन करो, दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म होंगे, जिसमें से किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होगा और दूसरे एलिमेंट का मास सिंपल मल्टीपल रेशियो में वेरिएबल रहेगा, वेरी करेगा। ठीक है, समझ में आ गया।
नोट कर लो। ठीक है, 3 हो गए, 3 लॉ। फोर्थ वाला देखते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो बड़ा सिंपल सा है ये, लेकिन लगता डिफिकल्ट है। कैसे वो देखते हैं। इट इज गिवन बाय रीचर। किसने दिया है? रीचर ने। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू रीचर, रीचर का क्या मानना था, कोई भी 3 एलिमेंट ले लो। तो पहले समझ लो, कोई भी 3 एलिमेंट ले लो। जैसे कि हमने ले लिया कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या करना है, व्हेन 3 एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 3 डिफरेंट कंपाउंड। देखो साथ साथ में अपना चलो कि समझ लो क्या है। व्हेन 3 एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 3 डिफरेंट कंपाउंड। जैसे कि हमने यहां पे कंबाइन कर दी, यहां पे बन गया कार्बन डाइसल्फाइड। ये दोनों कंबाइन कर दिए, यहां पे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों कंबाइन कर दिए, यहां पे क्या बन गया? CO2। यहां तक आ गए। जब हम 3 एलिमेंट लेंगे तो 3 एलिमेंट जब कंबाइन करते तो 3 एलिमेंट से 3 डिफरेंट कंपाउंड बन गए। ठीक है, अब इन 3 एलिमेंट में से किसी एक को कांस्टेंट रख दो। द मास ऑफ वन एलिमेंट इज कांस्टेंट। हमने कार्बन का मास कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, अब सारे जो कंपाउंड है इनका रेशो निकालो, मास रेशो। यहां पे कितना आ गया? 12:64। कितना आ गया? यहां पे आ जाएगा 3:8। कितना आ गया? 1:4। यहां पे 3:8। यहां पे कितना हो गया? 32:32। कितना आ गया ये? 1:1। तीनों का रेशो निकाल लिए। क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। व्हेन 3 एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 3 डिफरेंट कंपाउंड, 3 डिफरेंट कंपाउंड मिल गए। अब ये 3 डिफरेंट कंपाउंड में से एक का मास कांस्टेंट रखो और दोनों के साथ कंबाइन करो। जो कि हमने कार्बन का कांस्टेंट रखे कार्बन और सल्फर के साथ किया, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। रेशो आ गया 1:4, 3:8। क्या आ गया? 1:4, 32। ठीक है, 1:4, 3:8। जब हम ये कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब हमें कंबाइन कर रहे तो ये दोनों का रेशो क्या आएगा? देखो 1:4 3:8। नहीं 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 नहीं, सॉरी, यहां पे आएगा 3:4 आएगा ना। ठीक है, 3:4 आएगा, 3:8 तो नहीं होगा। देखो मिस्टेक हो रही है। अब जब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो रेशो क्या आ रहा है? 3:4, 3:8। कितना आ जाएगा? 3 तो कॉमन है, 1:2 आ गया। रेशो कितना आ गया? 1:2। या उल्टा होगा, ये हो जाएगा 2:1। कितना आ रहा है? 2:1। जब ये दोनों का रेशो निकाला है तो ये फाइनल रेशो आ गया 2:1। अब ये रेशो इस रेशो के साथ क्या करो? कंपेयर करो। ये आ जाएगा 2:1। ये रेशो होगा सिंपल होल नंबर रेशो। यानी कि 3 डिफरेंट कंपाउंड ले लो, समझना है, कोई भी 3 डिफरेंट कंपाउंड ले लो जिसमें से एक कंपाउंड का मास कांस्टेंट रखना है और दूसरे एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखना है, दूसरे 2 एलिमेंट का मास वेरिएबल करना है, चेंज होगा। इसके साथ इतना हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है। तो जो रेशो आएगा इन दोनों के साथ कंबाइन होने का, इन दोनों के साथ कंबाइन होने का, वो रेशो ये जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है इस रेशो के साथ कांस्टेंट होंगे। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो स्टेटमेंट बताते हैं, लिख लो। वैसा बड़ी भयानक स्टेटमेंट है, बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा when 3 elements
3 elements chemically combined together to form 3 different compound in which क्या होगा 3 डिफरेंट कंपाउंड, 3 डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होंगे, ठीक है। Then the ratio of weight of any two element, then the ratio of weight of any two element which combine with the fixed weight of the third element will be either simple ratio or multiple ratio to each other when these two element combine separately। ठीक है, यानी कि हमने 3 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट का जो मास रेशो, जो रेशो था वो अलग अलग, 3 कंपाउंड बना के अलग अलग निकाल लिए, 1 2 3, इनका रेशो अलग, इनका सभी का अलग निकाला, ये दोनों का रेशो निकाल लिया, आ गया 2:1, जो इसके रेशो के साथ कंबाइन किया, सेपरेटली कंबाइन होने के बाद ये बन गया फाइनल 2:1, ये होगा सिंपल होल नंबर रेशो होगा, ठीक। ये लुज़ैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ये बड़ा सिंपल सा है, ये गे लुज़ैक नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही दिया है, ठीक है। अब ये लॉ क्या बताता है, अब ये यहां से शुरू होता है ना गैस लॉ, ये सारे गैस लॉ है, स्टडी ऑफ गैस लॉ में पढ़ते हो ना, वो आ जाएंगे ये सारे। अब ये क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, क्या लेना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the reactant and product bears a simple whole number ratio to each other। क्या है, The reactant and product bears a simple whole number ratio to each other, कहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम गैस लॉ पढ़ते हैं तो हमें एक चीजें याद रखनी है, 3 नहीं, एक चीजें, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, इनमें से कोई भी 2 चीजें सेम होगी, बाकी दूसरे का रिलेशन आएगा। ये 4 लॉ होते हैं, एक गे लुज़ैक लॉ, सेकंड अवोगाड्रोस लॉ, थर्ड बॉयल्स लॉ, फोर्थ चार्ल्स लॉ, तो ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशो टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन
एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। बैलेंस करने के लिए ले लिया है, 6 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे 3 ले ले। तो द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा, 1 मोल, यहाँ पे 1 है। जब हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन कंबाइन कर रहे हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन रहा है। या हम इसे ऐसे ले सकते हैं, जब हम 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तब जाके 2 मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो अब ये रेशो क्या हो गया, 1:3:2 रेशो हो गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड, ये कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, कितना चाहिए होगा, आइडिया आ गया होगा ना आपको। N2 + 3H2 क्या बना रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। 2 मोल ऑफ अमोनिया में कितना दिया है, पहले रेशो निकालो, ये कितना है, 1 मॉलिक्यूल या 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल, जो भी हो, ये 3 होगा, 1 नहीं। ठीक है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल यानी कि कितना दिए, 200 ग्राम। 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल यानी कि कितना दिए, 200 ग्राम। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। 3 के लिए कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। देयरफॉर 300 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 200 ग्राम ऑफ क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, नोट आखिरी में लिखना है, दिस लॉ is only applicable for gases। ये सिर्फ गैसेस रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए ये लॉ अप्लीकेबल रहेगा, बाकी दूसरों के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, ये गेलुजियक लॉ के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम भी आएंगे। सारे लॉ होने के बाद हम आखिरी में कुछ 20-30 जो भी प्रॉब्लम होंगे एक साथ सॉल्व करते हैं। 6 कौन सा, अवोगाड्रोज लॉ, या इसे बोलते हैं अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। ये बड़ा सिंपल सा लॉ है, अवोगाड्रोज लॉ या अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। ये क्या बोलता है, एट सेम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases contain equal number of molecule। क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। जितने एक वॉल्यूम होगा, एक वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल होंगे, मान लेते 1 लीटर का H2 है, ये क्या है, 1 लीटर HCl है, दोनों गैसियस स्टेट में। ठीक है, अगर हम मान रहे हैं यहाँ पे 1 लीटर H2O में मान लो 1000 मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा होंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे, कितने 1000, तो यहाँ पे कितने होंगे, 1000 ही होंगे। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम मान ले यहाँ पे N है तो यहाँ पे कितने होंगे, N। अगर हम मान ले यहाँ पे 2N है तो यहाँ पे कितने होंगे, 2N। मान रहे यहाँ पे 1/2 N है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1/2 N। यानी कि गैस कोई भी हो, कोई भी गैस हो, अगर वो 1 लीटर है तो उसके अंदर सेम मॉलिक्यूल होंगे
दूसरे गैस के 1 लीटर के मॉलिक्यूल के बराबर। यहाँ पे ये नहीं डिपेंड करता कि हाइड्रोजन का मास कम है, ऑक्सीजन का कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन है, क्लोरीन का ज़्यादा है, कोई डिपेंड नहीं करता है, साइज कोई डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे क्या बता रहा है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस लॉ इज ऑल्सो ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस के लिए, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज कितना रहेगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर और 22.4 डीएम क्यूब, इतना रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम ये जो सारे लॉ थे इनके प्रॉब्लम लेके आएंगे, फिर बाद में हम मास पढ़ेंगे, फिर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई डिफिकल्ट है, डाउट है, तो आप बाद में भी शेयर कर सकते हो, आप बाद में भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप।